हमारे पास एक फ़ोन आया आईफोन 13, आईफोन 13। ये कंडीशन है बोर्ड की। ये ऐसे ब्रेक हुआ है पूरा 2 से 3 टुकड़ों में। अब हम इसको कंप्लीट बोर्ड को स्वाइप करेंगे। ये हमारे पास एक आई क्लाउड बोर्ड है कंप्लीट। इस बोर्ड पे हम इसको स्वाइप करेंगे, अपर और लोअर बोर्ड। ये पूरा एक अनकट वीडियो होगा जिसमें हम कंप्लीट प्रोसेस दिखाएंगे। सबसे पहले हम इसका सीपीयू रिमूव करेंगे। जो हमारा कस्टमर वाला फ़ोन है उसका सीपीयू हम रिमूव करेंगे। अच्छा, एक बात बता दूं, ये मैं जो अभी मदरबोर्ड स्वैप कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ मैं अपनी घर वाली लैब पे। ये मेरी होम लैब है, तो इस पे हम यहाँ पे स्वाइप करेंगे। यहाँ पे अभी मेरे पास एक ही एसएमडी है, YCS R1 Pro। तो हम ये पूरी प्रोसेस आपको स्क्रीन में भी दिख रही होगी, तो पूरी प्रोसेस हम इसी पे करेंगे। अच्छा, अब मुझे ये जो ग्लू कट करनी थी स्मॉल नोजल से करनी थी, लेकिन क्योंकि अभी एक एसएमडी मेरी ये रिप्लेस के लिए गई हुई है, जो मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रिसिटी का इशू है, तो उस वजह से हमें एक ही मशीन से ये सारे काम करने पड़ेंगे। तो बार बार नोजल चेंज करने की वजह से तो मैं सेम नोजल से ही मैंने ग्लू कट की है। 475 पे ग्लू कट की है और उसी पे हम इस सीपीयू को निकालेंगे। और हमने हमारा सीपीयू रिमूव हो चुका है और आप देख सकते हो बिल्कुल एक भी हमारा ट्रैक नहीं गया है, बिल्कुल परफेक्टली हमारा सीपीयू निकला है। इस वीडियो में आपको पता भी लग जाएगा कि YCS की एसएमडी सेफ है या नहीं है। ठीक है, अब हम इसकी हार्ड डिस्क की ग्लू कट करेंगे। हार्ड डिस्क की ग्लू कट करने के लिए भी हमने सेम टेम्परेचर ही रखा है। ठीक है, हार्ड डिस्क अब हम इसको पुल करेंगे। हार्ड डिस्क को बहुत ज़्यादा ड्रॉप डाउन है हमारा मदरबोर्ड। ठीक है, हार्ड डिस्क के ट्रैक निकले हुए हैं, NC ट्रैक्स है, कोई टेंशन की बात नहीं है, क्योंकि पूरा मदरबोर्ड का भी कलर निकला हुआ है। हैवीली ड्रॉप डाउन केस है और किसी ने इसमें बाद में काम भी किया होगा। ठीक है, अब हम इसका बेस बैंड और वाईफाई ये भी आईसिया रिमूव करके रख लेंगे, क्योंकि आई क्लाउड बोर्ड तभी छेड़ेंगे पहले हमें पता लग जाए कि हमारी सारी आईसिया बिल्कुल परफेक्ट है, कोई ब्रेकेज नहीं है इनमें, कोई ट्रैक नहीं है टूटे हुए किसी के। तो तब हम आई क्लाउड बोर्ड को रेडी करेंगे। ठीक है, इनकी ग्लू भी हमने 475 और 100 पे। इस वीडियो में आपको ये पता लग जाएगा कि ये YCS की एसएमडी, ये जैसे बोलते हैं कि भाई बेसबैंड और वाईफाई को बिल्कुल लो टेम्परेचर पे ही निकाले, लेकिन ये सेफ है YCS की एसएमडी। बस आपका हैंड्स प्रॉपर मूव होना चाहिए। बेसबैंड वाईफाई पे हमारा रिमूव हो चुका है। हम सीपीयू को क्लीन करके इसको रिवॉल्व करेंगे। 350 मैंने आयरन का टेम्परेचर रखा है और आयरन के पे जो सिर्फ पीपीडी की बॉल है सिर्फ वो ही घुमानी है, आयरन को सीपीयू पे टच नहीं करना है। सीपीयू के ऊपर ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे आयरन यूज नहीं करना है, ज़्यादा दबा के नहीं यूज करना है और ज़्यादा देर तक यूज नहीं करना है। ठीक है, हम ब्रश से क्लीन करेंगे थोड़ा। इसे थिनर यूज करने से ही थोड़ी ग्लू हमारी सॉफ्ट हो जाती है। फिर अब मैं 335 और 100 पे इसकी जो हल्की फुल्की ग्लू बची हुई है सेंटर में ट्वीजर से मैं क्लीन कर रहा हूँ। तो सबका थोड़ा तरीका अलग होता है, आप अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हो। जरूरी नहीं आप सेम इसी तरीके से करें, आपको बस इसमें गाइडेंस मिल जाएगी, एक हिंट मिल जाएगी कि कैसे चीज़ें होती है सब। जब हम विक लगा रहे हैं, ठीक है, थोड़ा आयरन प्रॉपर हीट नहीं हो रहा, तो थोड़ा सा हमने आराम से ये सब करना है। जो विक है सिर्फ वो टच रहेगी, आयरन हमारा विक के ऊपर रहेगा।
आयरन जोर से प्रेस नहीं करनी हमने विक को, सिर्फ विक के ऊपर की साइड आयरन टच रहेगा। ठीक है, अब थोड़ा विक का टुकड़ा काट के इसको क्लीन करेंगे। टेम्परेचर सेम 335 और 100 एयर। Not use SMD so long on CPU. Remove in proper intervals. Use fast hands. Now CPU is proper clean. Use brush and clean the CPU. धीरे धीरे से जिंदगी में आना, ठीक, हमारा CPU प्रॉपर क्लीन हो चुका है, रेडी फॉर रिवॉल्व। लेकिन हम इसको क्लीन करके साइड करेंगे। पहले हम अपने बोर्ड को रेडी करेंगे। हार्ड डिस्क भी एक बार क्लीन कर लेते हैं। स्क्रैपर ज़्यादा हार्ड यूज ना करें। ये YCS का स्क्रैपर है, 10 in 1 करके आता है, देख लेना आपको मार्केट मिले तो, या इसकी जगह आप कोई भी ब्लेड फ्लेक्सिबल सा यूज कर सकते हो। नाउ डिसॉल्व। अब हमारी हार्ड डिस्क भी पूरी प्रॉपर क्लीन हो चुकी है। वाईफाई की बारी, क्लीन वाईफाई। ये अंदर वाला पार्ट जो बॉटम पार्ट है वो सेंसिटिव होता है। बाहर कार्बन की लेयर थोड़ा हाँ हीट बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन ये बॉटम बहुत सेंसिटिव होता है। बेसबैंड वाईफाई कोई भी हो, CPU कोई भी IC हो, तो ये सेंसिटिव होता है। यहाँ पे लॉन्ग टाइम कोई आयरन यूज नहीं करना और डायरेक्ट लॉन्ग टाइम तक कोई हीट यूज नहीं करनी है। बाकी जिसका है जैसा हैंड्स बैठा हुआ है वो उस हिसाब से करे। Sold baseband IC, baseband is also cleaned। अब हम iCloud बोर्ड को रेडी करेंगे। हमारा बेसबैंड, वाईफाई, हार्ड डिस्क, CPU सब क्लीन हो चुका है। रिवॉल्व बाद में करेंगे, पहले हम iCloud बोर्ड को रेडी करेंगे। थिनर डाल के आप ये प्रॉपर कंप्लीट की कंप्लीट गैस्केट निकाल सकते हो इसकी। हमारी गैस्केट रिमूव हो चुकी है। अब हम प्री हीटर पे इसके बोर्ड को सेपरेट करेंगे। पहले हम सेपरेट करने से पहले एक बार इसकी बूटिंग चेक कर लेते हैं, क्योंकि कई बार जब हम क्लाउड बोर्ड खरीदते हैं वो डैमेज वगैरह होते हैं या डैमेज सेट के निकले हुए होते हैं, तो कोई प्रॉब्लम ना हो। तो पहले हम इसकी बूटिंग चेक कर लेते हैं। बूटिंग हमारी प्रॉपर ओके है। अब हम बोर्ड को सेपरेट करेंगे। सेपरेट करने से पहले पीछे की टेप उतार देनी है, क्योंकि ये बोर्ड को प्रॉपर हीट नहीं होने देगी। आप SMD से भी रिमूव कर सकते हो, बट यहाँ पे अभी मेरे पास प्री हीटर है WL का, तो हम उसी पे इसको सेपरेट करेंगे। अगर वो यहाँ नहीं होता तो हम हीट से इसको सेपरेट करते हैं।
हमारा बोर्ड सेपरेट हो चुका है। ये हमारा लोअर बोर्ड हो गया। ठीक है, परफेक्टली हमारे सेपरेट हुए हैं, कोई ट्रैक नहीं गया हुआ, दोनों बोर्ड बिल्कुल फ्रेश है, कोई डैमेज नहीं है अभी तो। अब हमने सेपरेट करने के बाद भी एक बार इनकी बूटिंग चेक कर लेंगे। ये जो हम स्क्रीन पे मल्टीमीटर देख रहे हैं वो मल्टीमीटर है जो हमने डिज़ाइन किया है, जिसमें डायोड मोड, डीसी पावर सप्लाई साथ में है, और ये पीसी से भी प्रॉपर कनेक्ट होता है। अभी ये केबल से कनेक्ट नहीं है, अभी ये वाईफाई से कनेक्टेड है। ठीक है, एक बार आई स्कैन कर लेते हैं बोर्ड को, कोई कंपोनेंट वगैरह गर्म होकर नहीं गिरा हो। अब हम इस बोर्ड को रेडी करेंगे। ठीक है, अब हम ओनली अपर बोर्ड की बूटिंग चेक कर लेते हैं कि सेपरेट करते हुए हीट से कोई डैमेज नहीं हुआ, वो प्रॉपर बूटिंग ओके थी। अब हम इसका अब हम क्या कर रहे हैं, हमने सेटिंग चेंज की थी अपनी एसएमडी की, इसकी सेटिंग कर दी हमने स्मॉल चिप के हिसाब से। अब हम पहले सीपीयू, हार्ड डिस्क, बेस बैंड, वाईफाई सब की ग्लू कट कर लेंगे, क्योंकि बार बार फिर नोजल चेंज करनी और सेटिंग करनी पड़ती है। प्रॉपर ग्लू कटिंग के लिए स्मॉल नोजल का ऑप्शन ही चूज करना पड़ेगा। ठीक है, हमारी ग्लू 475 और 65 एयर पे हम ग्लू कट कर रहे हैं। YCS एसएमडी मुझे ग्लू कट के लिए बेस्ट एसएमडी लगी। ठीक है, हमारी ग्लू प्रॉपरली कट हो चुकी है। अब हार्ड डिस्क की ग्लू कट करेंगे। पहले हार्ड डिस्क के ऊपर से टेप कट करेंगे। ग्लू कट करने के लिए हार्ड डिस्क की भी सेम टेम्परेचर 475-65। हैंडल विद केयर, विदाउट केयर इट्स टू डेंजरस। हार्ड डिस्क की ग्लू कट के साथ साथ हम इसकी ईप्रोम की, लॉजिक ईप्रोम की भी ग्लू कट कर रहे हैं, वो भी अभी रिमूव कर देंगे और इसको क्लीन कर लेंगे कंप्यूटर बोर्ड को। और अब हम बेस बैंड की ग्लू कट कर रहे हैं 475-65, सेम टेम्परेचर। बेस बैंड, वाईफाई दोनों की हम साथ में ग्लू कट कर देंगे। कंपोनेंट्स वगैरह का प्रॉपर ध्यान रखें, कोई भी कंपोनेंट मिस हुआ तो बाद में बोर्ड में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। हमारी बेसमेंट वाईफाई की भी ग्लू कट हो चुकी है।
ठीक है, अब हम सेटिंग चेंज करेंगे। इसके लाल चिप की हमने सेटिंग कर दी है। अब फिर नोजल चेंज करेंगे। नोजल चेंज करना बड़ा प्रॉब्लम का काम है इसका YCS SMD का, इसलिए YCS से ही काम करना है तो आपको 2 SMD रखनी पड़ेगी। तो नोजल हमारी चेंज हो चुकी है। अभी लोअर बोर्ड स्टैंड पे लगा है तो पहले हम बेसबैंड और वाईफाई को ही रिमूव कर लेंगे। 475/60 पे ही हम इसको रिमूव कर लेते हैं। यहाँ पे है हम रिमूव करने के लिए, क्योंकि हमारा क्लाउड बोर्ड है, हम रिमूव करने के लिए 60-65 एयर इतना ही एयर का यूज कर रहे हैं, जबकि हमने रिमूव करने के लिए 100 एयर का यूज किया था। क्योंकि हमें अभी मदरबोर्ड को लीकेज से बचाना है। पहले हमने आईसी को सेफ रखना था, बोर्ड का इतना इश्यू नहीं था, तो अभी हमने लीकेज से बचाना मदरबोर्ड को, कि कोई शॉर्टिंग वगैरह ना आए, कोई आईसी लीकेज ना हो। अभी रिमूव करने के लिए हम DP19 प्लेट का यूज कर रहे हैं मैचिंग का। ठीक है, हमारी हार्ड डिस्क भी प्रॉपरली रिमूव हो चुकी है। और ये हमारी लॉजिक EEPROM भी प्रॉपर रिमूव हो चुकी है। सीपी रिमूव करने से पहले एक बार हार्ड डिस्क वाला पोर्शन क्लीन कर लेते हैं। ठीक है, सेम YCS वाला ब्लेड हम यूज कर रहे हैं ग्लू क्लीन के लिए। कॉर्नर्स क्लीन करने के लिए इमेजिंग DP19। मतलब DP19 का यार, मैं इस ब्लेड का फैन हो गया हूँ, बहुत मस्त वर्क करता है। बस हैंडल विद केयर ये जरूरी है हर टूल के साथ में, चाहे वो YCS के SMD हो या कोई भी टूल हो, बहुत ध्यान से यूज करने पड़ेंगे, नहीं तो रिस्की भी हो सकते हैं। ठीक है, हम डिसोल्ड कर लेते हैं। EEPROM को भी क्लीन कर लेते हैं, EEPROM का स्क्रिप्ट भी। ठीक है, मोस्टली क्लीन हो चुका है। अब हम इसके बाद CPU को रिमूव करेंगे। CPU को बड़े केयरफुली रिमूव करना है, क्योंकि पीछे पावर आईसी है। पावर आईसी लीक हुई तो फिर आपको शील्ड उतारना, और शील्ड उतार दी तो आईफोन के बोर्ड में कुछ बचता ही नहीं, तो फिर वो बैंड होने लग जाते हैं, क्योंकि शील्ड ही है बस जो उसको सीधा रखे हुए है। शील्ड निकलते हुए तो बोर्ड के अंदर कुछ बचता ही नहीं। शील्ड निकलने के बाद तो मैंने देखा है बोर्ड की लाइफ भी कम हो जाती है और प्रॉपर वर्क नहीं कर पाता बोर्ड, स्पेशली आईफोन का। ठीक है, हार्ड डिस्क क्लीन हो चुकी है और EEPROM का सेक्शन भी क्लीन हो चुका है। अब CPU रिमूव करेंगे। CPU के लिए फिर से 475/60 बैक साइड में पावर आईसी है। रिमूव फास्ट मीन्स रिमूव फोर्सली। CPU रिमूव्ड, ये भी हमने DP19 ब्लेड से निकाला है, लेकिन
कोई ट्रैक नहीं गया है इस पर इससे भी, जबकि हमें मतलब बोर्ड को सेफ रखना था, हमने थोड़ा फोर्स करके ही निकाला है। ठीक है, अब हम बोर्ड को क्लीन कर लेंगे, बोर्ड को क्लीन स्क्रैच होने से बचाना है, क्योंकि अगर बोर्ड स्क्रैच हो गया तो बार बार उस पर यूवी करो, एक बार में सीपीयू नहीं लगा, दोबारा फिर यूवी करो तो बोर्ड की हालत ख़राब हो जाती है, फिर नया बोर्ड आपको चेंज करना पड़ेगा। तो बिल्कुल आराम से इसको क्लीन करना है। वीडियो इतनी हार्ड होती नहीं है आईफोन की, तो आराम से आयरन से ही क्लीन हो जाती है। तो मोस्टली 90% ग्लू तो अपनी आईफोन इससे आयरन से ही क्लीन हो जाएगी। तो कॉर्नर्स पे थोड़ा ध्यान से, दोनों साइड्स कंपोनेंट लगे हुए हैं, डिसोल्ड कर लेंगे, क्योंकि मोस्टली ग्लू तो हमारी रिमूव हो चुकी है। डिसोल्ड से पहले ना इस पर अपनी एक पीपीटी घुमा देंगे, ताकि डिसोल्ड में फिनिशिंग थोड़ी अच्छी आ जाए। अभी मैंने 199 पीपीटी YCS की यूज कर रहा हूँ। डिसोल्ड कर लेते हैं, कंपोनेंट थोड़ा बचा के। ठीक है, लगभग बोर्ड क्लीन हो चुका है, देख सकते हो। तो अब TP19 से इसके कॉर्नर्स क्लीन करने हैं, और जो सेंटर में जो इसकी आईसीज के लिए जो स्पेस है वो थोड़ा क्लीन करना है। ये भी थोड़ा क्लीन करना ज़रूरी है, कई बार थोड़ी ज़्यादा ग्लो होने की वजह से प्रॉपर हमारा सीपीयू बैठ नहीं पाता। ठीक है, एक बार और हम इसको डिसोल्ड कर लेंगे। ठीक है, हमारा बोर्ड भी प्रॉपर क्लीन हो चुका है। जो हल्की फुल्की वॉल्स निकली हो कहीं पे, वो हटा देनी है, क्योंकि हीट और मदरबोर्ड हीट होने के बाद वो शॉर्टिंग क्रिएट कर सकती है। कहीं कंपोनेंटों के ऊपर बॉल से दिखे तो अच्छे से आई स्कैन करके निकाल देनी है। नाउ बोर्ड इज रेडी। अब हम बोर्ड की बूटिंग चेक कर लेते हैं। बोर्ड की बूटिंग 10 मिली एम्पेयर के अराउंड होनी चाहिए, क्योंकि अभी हमारा सीपीयू हार्ड डिस्क कुछ कनेक्ट नहीं है, सिर्फ ओनली पावर आईसी लगी है इसमें सप्लाई के लिए। देख सकते हो बिल्कुल परफेक्टली क्लीन हो चुका है, नो स्क्रैचेस। ठीक है, बूटिंग चेक कर लेते हैं। फिर से हम बूटिंग चेक करेंगे अपनी बनाई हुई मल्टीमीटर पे। ठीक है, बूटिंग हमारी ठीक है, 9-10 मिली एम्पेयर है, तो परफेक्ट है। अब हम लगाएंगे क्या करके सारी आईसीज। सबसे पहले हम सीपीयू लगाते हैं। ये हल्की सी यूवी कर देते हैं, वहाँ पे हल्का सा कट लग गया था, क्योंकि वहाँ प्रॉपर स्पेस नहीं है। ठीक है, यूवी लैंप ही लेके आया था मैं 2UL का टेस्टिंग के लिए। अच्छा है, कॉम्पैक्ट सा, यूनिक डिजाइन है, स्मॉल साइज है। प्राइस भी शायद ज़्यादा नहीं थी, 400-500 रुपये का होगा। ठीक है,
अब सीपीयू लगाएंगे, पहले सीपीयू को रिवॉल्व कर लेते हैं। लगाने से पहले सारी आईसीज को एक करके रिवॉल्व कर लेते हैं। फ्लक्स हाई क्वालिटी की यूज करनी है, ठीक है। सीपीयू रिवॉल्व करने के लिए अभी मेरे पास यहाँ पे स्टेंसिल, अपने पास अभी रिलाइफ का मॉड्यूल है, तो मैंने ये बहुत पहले लिया था रिलाइफ का मॉड्यूल, जिसमें A15 तक ही सीपीयू के मॉड्यूल होंगे। A15 तक रिवॉल्विंग होएगी, A15 सीपीयू। बाकी उसके बाद मैंने WL का ले रखा है, वो शॉप के ऊपर, शॉप में है, ठीक है। A15 हमारा ये सीपीयू है, इसको हम रिवॉल्व कर लेते हैं। प्रॉपर क्लीन होना चाहिए, अगर इसमें डस्ट वगैरह होगी तो आपका आईसी प्रॉपर रिवॉल्व नहीं हो पाएगा। तो बिल्कुल ध्यान से आई स्कैन करके, और आपकी स्टेंसिल के अंदर भी कोई डस्ट नहीं होनी चाहिए। अगर स्टेंसिल के अंदर भी कोई डस्ट है, कोई बॉल का होल रुका हुआ है, तो भी वहाँ पे बॉल नहीं बन पाएगी। वैसे मैं नॉर्मल स्टेंसिल ही ज़्यादा यूज करता हूँ, तो अभी यहाँ पे ये रखी हुई है, तो ये मैं आपको यूज करके दिखा देता हूँ। ठीक है, प्रॉपर क्लीन हो चुकी है, प्रॉपर फिट है। प्लेस सीपीयू एक्यूरेट इन स्टेंसिल। अब हम पीपीडी यूज कर रहे हैं YCS 199। fill all holes properly। रिपोलिंग के लिए भी मैं वो यूज कर रहा हूँ 47500। थोड़ा जोर से प्रेस करके रखना है, क्योंकि थोड़ा ऐसी स्टेंसिल फूलेगी, तो उसको दबा के रखना है। ठीक है, रिवॉल्व हो चुका है लगभग। हाँ, यहाँ पे वही प्रॉपर होल फिल नहीं हुए थे, तो 3 बोल्स यहाँ खाली थी, तो हम इसको भी यहाँ पे दोबारा पीपीटी भर के हमने हिट कर दिया। रिमूव स्टेंसिल। अगर आपकी स्टेंसिल अपने आप नहीं निकलती तो जब फोर्स ना करे, क्योंकि आपका सीपीयू का ट्रैक निकल जाएगा। ठीक है, हमारा सीपीयू प्रॉपर रिवॉल्व हो चुका है। ठीक है, अब हम सीपीयू लगाएंगे। सीपीयू हार्ड डिस्क सब लगा देते हैं, फिर बूटिंग चेक कर लेते हैं क्या रहेगा। बिल्कुल उसकी लोकेशन पे ही लगाए, क्योंकि इसका सीपीयू बहुत बड़ा है। हम सोचे कि ज़्यादा अपने आप सेक होके अपनी जगह पे आएगा, तो वो सब नहीं करना। अब मैं 3035 पे लगा रहा हूँ, क्योंकि अब 199 पीपीडी सिर्फ हो रहा था, 335 350 ओके रहेगा। ठीक है, हमने सीपीयू लगा दिया है। अब हार्ड डिस्क को रिवॉल्व कर लेंगे। सेम पीपीडी 199। कोई भी पीपीडी यूज करो, जो आप यूज करते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अभी तो इसका रिजल्ट मुझे ठीक लग रहा है।
अभी ये यूज कर रहा हूँ। ठीक है, रिबोलिंग में थोड़ा प्रॉब्लम करेगी 335, तो हम इसको बढ़ा लेना है। ठीक है, रिबोलिंग हो गई। हार्ड डिस्क रिवोल्व प्रॉपरली। ठीक है, जो एक्स्ट्रा बॉल्स जहाँ पे एनसी बॉल्स थी वहाँ पे जो बॉल बने थे वो रिमूव कर देने, नहीं तो दूसरे बॉल्स को टच हो जाएंगे। ठीक है, हार्ड डिस्क अब वही 475 पे लगा रहे हैं, कोई इश्यू नहीं है, जल्दी लग जाएगा। ठीक है, हार्ड डिस्क हमारा लग चुका है। अब लॉजिक को प्रॉम लगा दें। लॉजिक की प्रॉम बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। एक्सेप्ट तो चलो चेंज हो जाती है, लेकिन डाटा चाहिए तो तब भी हमारी EEPROM बहुत ज़रूरी है। अगर EEPROM नहीं हुई तो आपका सेट किसी काम का नहीं है, चाहे वो बेसबैंड EEPROM हो या लॉजिक EEPROM हो। तो बड़ी सेफली निकालनी है। बाकी कुछ सेटों में तो बिना पेस्टेड है, लेकिन इसमें ये पेस्टेड है, थोड़ी ग्लूड है, तो बिल्कुल आराम से निकालनी है, जल्दबाजी नहीं करनी। एयर थोड़ी लो रखनी है। 475 और 65 की एयर की मैं निकाल रहा हूँ, 60 की। बिल्कुल आराम से, जल्दबाजी नहीं करनी। बिल्कुल आराम से जब मूव होएगी तब इसको पिक करना है, क्योंकि अगर फोर्सली उठाओगे तो निकल के भाग जाएगी। ठीक है, हमारी EEPROM भी निकल चुकी है। ये गिलास ऐसी होती है, थोड़ा आराम से करना है। अगर इसका कोई कॉर्नर वगैरह ब्रेक हुआ तो भी आपका फ़ोन गया। ठीक है, क्लीन हो चुकी है। अब हम इसको रिवॉल्व कर लेते हैं। जब भी हम EEPROM वगैरह पे काम करें तो हम ना पूरा मैट और आसपास के एरिया बिल्कुल क्लीन रखें कि इधर उधर हो भी जाए तो आप उसको आसानी से ढूंढ पाए। हमारी EEPROM भी रिवॉल्व हो चुकी है। EEPROM लगाते हुए भी अपने असेंबली की हैंडल का एंगल और एयर फ्लो चेक कर लेना प्रॉपर। देखो अभी निकल रही है, निकल के भाग रही है। ये देखो, इसको बिल्कुल प्रॉपर रखना है। फ्लक्स ज़्यादा हुई जब भी निकल के भाग जाएगी। ठीक, EEPROM भी अपनी लग चुकी है। अब हम अपर बोर्ड को चेक कर लेते हैं। बूटिंग ओके है, देखते हैं पूरा कंप्लीट ऑन हुआ है नहीं हुआ, क्योंकि हमने EEPROM हार्ड डिस्क सब कस्टमर वाले बोर्ड की लगाई है, तो कंप्लीट ऑन होना चाहिए। तो हमारा मदरबोर्ड कंप्लीट ऑन हो चुका है। ठीक है, अपर बोर्ड हमारा रेडी। अब हम लोअर बोर्ड को रेडी करेंगे। लोअर बोर्ड को पहले क्लीन कर लेते हैं। क्लीन करने का मेथड सेम ही रहेगा, कोई भी पेस्टिसाइड से आप सेम स्टेप से ही फॉलो करके क्लीन कर सकते हो। बस आईफोन की ग्लू बहुत सॉफ्ट होती है,
तो आपको कोई इतना इशू नहीं रहेगा। तो कंपोनेंट्स थोड़े ज़्यादा होते हैं क्योंकि स्पेस कम होता है, तो आप थोड़ा सा कंपोनेंट्स का ध्यान रखें। हाँ बेटा, बुखार कैसा है? बुखार ठीक है? बुखार थोड़ा सा ठीक है वो। अच्छा, तो चप्पल कहाँ है तेरी? ज्यादा नहीं हो रहा, बस थोड़ा सा हट जा, हाँ ज्यादा नहीं हो रहा है। हाँ, अभी बिल्कुल ओके हो जाएगा। जाओ एक बार मैं दो बार, एक तो बहुत खा लिया, एक बार फ्रूटी पी ली है गरम सी, हाँ अन्य एक बार मैं 2 टेस्ट ले लिए, हाँ दवाई के दो कुछ तो है थोड़ा खा दो के। ढक्कन भी ले लिए। हाँ, बुखार तो कम हो गया भाई तेरा। चप्पल डाल ले बेटा, जा। जितना बड़ा एरिया है वो थोड़ा आसान होता है क्लीन करने के लिए, जितना स्मॉल एरिया क्लीन करना होता है वो थोड़ा उतना ही डिफिकल्ट होता है, तो बड़ा ध्यान से करना है। BP19 से वही हम कॉर्नर क्लीन करेंगे। वही यार, एक बार फिर ये मतलब मेरा दिल जीत लेता है ये ब्लेड। कॉर्नर्स क्लीन करने में इससे बेस्ट ब्लेड नहीं है कोई, एकदम मस्त तरीके से क्लीन करता है। लेकिन डेंजरस भी इतना है, अगर इसको रॉन्ग तरीके से यूज करोगे, गलत एंगल से यूज करोगे, तो कट भी बिना पूछे मार देता है। खतरों के खिलाड़ी बनना पड़ता है इस ब्लेड को यूज करने के लिए, लेकिन इतना मुश्किल नहीं है। ठीक है, बेसमेंट के कॉर्नर क्लीन हो चुके हैं। अब वाईफाई के कर लेते हैं। ये कुछ वीडियोज मैं अपने घर वाले सेटअप पे डालता हूँ, घर वाली लैब में डालता हूँ, होम लैब में। और कुछ वीडियोज में शॉप वाली लैब में डालता हूँ, उससे डालता हूँ। तो शॉप दोनों में तो कुछ टूल्स का डिफरेंट रहेगा, क्योंकि वहाँ पे मेरे पास YCS SMD नहीं रखी हुआ मैंने, वहाँ पे मेरे पास रखी है 861 प्रो। तो दोनों का बिल्कुल वर्किंग और करने का तरीका बिल्कुल अलग है। स्किल दोनों में हमें चेंज करनी पड़ती है। वो किसी अलग हीटिंग टेम्परेचर पे और अलग एयर फ्लो के साथ में काम करती हैं, ये बिल्कुल डिफरेंट है। तो ये भी रिस्की होता है कई बार दो अलग अलग तरीके के SMD यूज करना। तो जिस SMD पे आपका हाथ प्रॉपर सेट है, उसी SMD से आप काम करें, ऐसे वीडियोज में देख देख के अपनी SMD ना बदले, क्योंकि हमें सिर्फ रिपेयरिंग करनी है। और जिस SMD पे हमारा काम अच्छे से हो रहा है, ज़्यादा सक्सेस रेट है, तो वही SMD आप यूज करते रहें। इसमें आपका पैसे का भी नुकसान होएगा बार बार SMD चेंज करनी, और फिर ऐसा होता है कि हम देख के ले तो लेते हैं और वो हमें हमारे हाथ के सेट नहीं हो पाती, और फिर हम उसे साइड में रख देते हैं, पैसे भी वेस्ट हुए और हमारे कुछ बोर्ड्स का नुकसान भी हो जाएगा। क्योंकि SMD सारी अपनी जगह ठीक है। ठीक है, अब क्लीन हो चुका है हमारा, डिसऑर्ड हो चुका है प्रॉपर बेस बैंड और वाईफाई सेक्शन भी। ठीक है, और बेस बैंड की EEPROM ज़रूर ध्यान से लगानी है। कई बार हम ऐसे ही लगा देते हैं सेट के बेस बैंड वाईफाई, और फिर देखते रहते हैं हमारा बेस बैंड नहीं आया, वाईफाई नहीं आया, ये हमारा सेट किसी ने सॉफ्टवेयर कर रखा था, एक्टिवेट नहीं होगा। तो याद से अब यहाँ पे मेरे पास अभी यहाँ पे रीडर नहीं है बेस बैंड का, बेस बैंड IC रीडर, तो वो शॉप पे है। तो अब यहाँ पे हम IC ही निकाल के लगाएंगे। बेस बैंड IC इससे भी बिल्कुल स्मॉल होती है, EEPROM से भी, लॉजिक प्रॉम से, बेस बैंड EEPROM। ठीक है, ये भी बिल्कुल परफेक्टली क्लीन हो चुके हैं, कोई स्क्रैच नहीं है। ठीक है, बोर्ड को हम सेट करके साइड रख देते हैं, हम वाईफाई IC रिवॉल्व कर लेते हैं
और बेसबैंड ऐसे रिवॉल्व कर लेते हैं। इस पे भी हम 199 पीपीटी यूज कर रहे हैं। ठीक है, वाईफाई भी हमारा प्रॉपर रिवॉल्व हो चुका है। चलो भाई, ठीक है, वाईफाई भी रिवॉल्व हो गया। अब फिर से इसको हमने साइन दे दिया। आपको आईफोन रिपेयरिंग सीखनी है, एंड्रॉयड रिपेयरिंग सीखनी है, आप हर टेक्नोलॉजी से जुड़े रहे, वीडियोज को फॉलो करें, चैनल को फॉलो करें, मुझे फॉलो करें। इससे अलग कोई हेल्थ इश्यू हो किसी को तो वो भी डिस्कस करें, किसी को डाइट प्लान बनवाना है वो भी डिस्कस करें, एक्सरसाइज शुरू करनी है, कोई हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम है कोई भी, तो वो डिस्कस कर सकता है। क्योंकि अब मेरी एज भी 36 के अराउंड हो चुकी है और मैंने लाइफ में हेल्थ इश्यूज और वर्क रिलेटेड इश्यूज बहुत सारी चीज़ें फेस कर चुका हूँ, या फेस करके मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। तो जितना मेरे से बन पड़ेगा तो मैं आपकी हेल्प करूँगा, जिसको जिस तरीके की कोई प्रॉब्लम लगे, किसी भी जीएसएम फील्ड के मेरे भाई को, तो वो बिना टेंशन के कॉल कर सकता है। अच्छा, कई बंदे ये सोचते हैं यार मैं तो उस टीम से सीखा हूँ या उस टीम से जुड़ा हूँ या उस बंदे से जुड़ा हुआ हूँ, मुझे रिप्लाई देंगे नहीं देंगे, फ़ोन उठाएंगे नहीं उठाएंगे, या क्या बोलेंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है मेरे मन में। आप किसी भी टीम से जुड़े हो, किसी भी इंस्टीट्यूट से हो, आप कॉल कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो। ठीक है, हमारी बेसमेंट आईसी और वाईफाई आईसी दोनों रिबोल हो चुकी है, इंस्टॉल कर लिए, रेडी है। सेट ऑन मार्क, डायरेक्शन वगैरह प्रॉपर चेक कर लेनी है। ठीक है, अब मैं स्मॉल नोजल से लगा रहा हूँ क्योंकि अब फिर सेटिंग चेंज करनी पड़ेगी बिग नोजल की, तो इसलिए स्मॉल नोजल से लगा रहा हूँ। 475 ठीक है, ये भी हमारा बोर्ड रेडी हो चुका है। अब हम ईप्रोम को लगा देते हैं। पहले हम उससे पहले एक बार लेयर रिवॉल्व कर लेते हैं। अभी लेयर को डिसोल्ड कर लेंगे। लेयर प्रॉपर डिसोल्ड कर देना है। पूरा जो टिन है पुराने बोर्ड का, जो कंपनी का पूरा टिन है, वो प्रॉपरली हमने क्लीन कर लेना है। कई बार ये प्रॉपर डिसोल्ड नहीं होता तो हम इस पर 138 पीपीडी का यूज करके इसको क्लीन कर लेंगे। 138 ही बेटर रहेगी क्योंकि हमने लेयर को 138 से ही रिवॉल्व करना है। तो हमारा बेस भी 138 का ही हो जाएगा, डिसोल्ड होने के बाद में जल्दी मेल्ट हो जाएगा और प्रॉपर से ही पैक होगा बोर्ड। ठीक है, सारे मेरे जीएसएम फील्ड के भाइयों से रिक्वेस्ट है कि भाई एक दूसरे को सपोर्ट करें, ये टांग खींचने वाला काम छोड़ दे, अपने काम पे फोकस रखे। कौन क्या कर रहा है उस पर थोड़ा कम ध्यान दे, कोशिश करें कि खुद आगे बढ़े, कहीं हम दूसरों को खींचने के चक्कर में खुद ना नीचे गिर जाए। और ये रिपेयरिंग बहुत ईजी है,
इसको कोई भी कर सकता है। ठीक है, आराम से डिसोल्ड कर ले प्रॉपर फिनिशिंग के साथ में, इसको क्लीन कर ले। फिर हम इसकी लेयर को रिमूव करेंगे और इसका जो बेस बैंड की प्रोम है वो उठा के लगाएंगे, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे रीडर नहीं है, रीडर हमारा शॉप पे है। रीडर से हो जाता है, अपनी आईसी सेफ हो जाती है। कॉस्टली पड़ते हैं रीडर। अगर हम X212 के बेसबैंड रीडर की बात करें तो उसमें X तक का लॉजिक की प्रोम का रीडर भी है, X का लॉजिक प्रोम है, और X212 बेसबैंड रीडर भी है। तो वो 11-12 हज़ार रुपये के करीब का है जेसी का। अभी मुझे उसी के प्राइस का पता है, क्योंकि मेरे पास अभी जेसी का ही है, और मेरे पास 13-14 सीरीज वाला भी जेसी का है, तो वो भी 9-10 हज़ार रुपये के करीब का वो है। तो थोड़े कॉस्टली पड़ते हैं, लेकिन सेफ रहता है उससे। आईसी का खराब गुम होने का रिस्क नहीं रहता, डैमेज होने का, क्योंकि कई बार क्या होता है कि गिलास की आईसी है, ट्विजर से उठाने में ही क्रैक हो जाती है, थोड़ा फोर्स कर दिया या फिर निकल के बग गई एयर से, तो थोड़ा इशू रहता है। डिवोल्व करते हुए खराब गुम होगी तो, लेकिन मिलनी बड़ी मुश्किल है, पूरा पूरा दिन लग जाएगा तो मैं फिर भी नहीं मिलेगी। तो थोड़ा सा केयरफुली करें अगर आईसी लगानी है, अगर हो सके तो रीडर ही यूज करें। हाँ, अगर ना आईसी निकाल के लगानी है ना वो कॉस्टली रीडर लेना है, तो आप जो अपना V1S Pro या V1S C जिसके पास भी होगा, उससे भी आप 4 जंपर मार के ये रीड कर सकते हो, डाटा क्लॉक 1.8 और ग्राउंड लगा के आईसी की चारों पिंस पे बाहर किसी भी कंपोनेंट पे लगा के वो रीड कर सकते हो। ठीक है, हमारा एक क्लीन हो चुका है। अब हम इसको रिवॉल्व कर लेते हैं। रिवॉल्विंग के लिए भी मेरे पास Z20 Pro है मीचिंग की लेयर रिवॉल्विंग के लिए। ठीक है, ये हमने प्रॉपरली क्लीन कर लेनी है। ठीक है, पूरी सेट हो चुकी है मदरबोर्ड के ऊपर। ठीक है, 138 वाईसीएस की पीपीडी हम इसमें फिल कर रहे हैं। वाईसीएस की पीपीडी यार बहुत कॉस्टली मिल रही है अभी बाज़ार में, एक ही या दो ही रीसेलर इसको सेल कर रहे हैं, और मुझे मेरे हिसाब से 500 के करीब इसकी कॉस्टिंग है। इसको सेल कर रहे हैं 500 में, तो थोड़ा सा ओवर प्राइस है। देख लेना आपको कहीं और थोड़ा कम प्राइस में मिले। मैंने मंगाई तो टेस्टिंग के लिए थी, लेकिन रिजल्ट अभी के हिसाब से तो बहुत अच्छा है। बाकी रिपीट केस चेक करते हैं, जैसे कुछ अलग पीपीडीओ में हमारे रिपीट केस आते हैं, तो वो रिपीट केस अभी जैसे मैं इसको 1 मंथ के करीब से यूज कर रहा हूँ, लेकिन अभी यूज किया मैंने सिर्फ आईफोन में ही, एंड्रॉयड में तो अभी यूज नहीं किया। तो अभी तक तो आईफोन का कोई रिपीट केस आया नहीं है जो मतलब पीपीडी इशू लगे मुझे। ठीक है, प्रॉपरली इसको फिल करके स्टेंसिल पिक किए और हमने इसको प्री हीटर पे रखा है। तो प्री हीटर पे ज़्यादा टेम्परेचर पे ज़्यादा देर तक भी नहीं रखना है, हमारी रिंग्स वगैरह लूज हो जाती हैं लोअर बोर्ड की। तो बेस हम सोचते हैं कि बेसबैंड सही नहीं लगा, लेकिन वो रिंग ही लूज हो जाती है जो बेसबैंड और वाईफाई के अपर बोर्ड से कनेक्ट नहीं कर पाती प्रॉपरली।
ठीक है, रिवॉल्व हो चुका है। थोड़ा सा इसमें फ्लक्स डाल के इसको शेप दे देंगे और थोड़ी बॉल शाइनिंग हो जाएगी। फिर हम इसका बेस बैंड क्रोम लगाएंगे। लगाना ही पड़ेगा भाई, दूसरा ऑप्शन नहीं है। ठीक है, जब हमने ठंडा कर लिया मदरबोर्ड को, मदरबोर्ड उठा के अब हम एक बार लोअर बोर्ड और क्लीन कर लेते हैं, लोअर बोर्ड डिसऑर्डर कर लेते हैं। लोअर बोर्ड को और ध्यान से करना है क्योंकि ये मेन बोर्ड होता है। अगर लोअर बोर्ड में कोई इश्यू हुआ हो तो चलो वाईफाई बेसबैंड कुछ ऐसा नहीं आएगा, लेकिन यहाँ पे कोई कंपोनेंट में शोल्डर फंसा तो मदरबोर्ड मतलब पावर ऑन नहीं होएगा। यहाँ पे कोई कंपोनेंट मिस हुआ तो वो भी बड़ा ध्यान से करना, क्योंकि उस पर तो रिंग लगी हुई है, रिंग ऊपर से क्लीन करनी है। यहाँ पे तो हमें बिल्कुल बेस पे काम करना है। आईसी के और कंपोनेंट्स के सब नियर ही है। अगर इसको भी हम ज़्यादा देर तेज हीट पे टेम्परेचर पे भी काम नहीं करना है, क्योंकि अगर एक जगह पे आयरन आप तेज टेम्परेचर पे रखोगे तो हमारी आईसीज वगैरह लूज होने का रिस्क रहता है। ठीक है, हम इसको 138 पीपीडी से ही इसको एक बार इसकी पीपीडी को चेंज कर रहे हैं। 138 पीपीडी से 138 लगाओ या 199 जो भी लगाओ, लेकिन ये प्रॉपर डिसोल्ड हो जाता है। एक बार कंपनी की टीन हम चेंज कर देते हैं तो प्रॉपर क्लीन हो जाता है। आप वीडियो पूरी देखिए, इसमें पूरी प्रोसेस है कैसे किसी भी आईफोन को स्वाइप करना है। अपर लोअर बोर्ड कंप्लीट आ गया इसमें। आप सबका तरीका अपना अलग होता है, मैं ऐसे करता हूँ थोड़ा, और कुछ और चीज़ें हैं जो हम करते हैं। सारी ट्रिक्स वगैरह एक फ़ोन में भी यूज नहीं हो पाती। तो हम कोई प्रॉब्लम फेस करते हैं तब हमें उसको अलग तरीके से हैंडल करना पड़ता है। ठीक है, और जो भी मेरे भाई एक रिक्वेस्ट है, मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं किसी भी क्वेश्चन के लिए या किसी टूल के बारे में पूछने के लिए या किसी स्पोर्ट्स से रिलेटेड, तो सबसे पहले मैसेज करके रिक्वेस्ट है अपनी स्टेट, अपना नाम, अपनी मोबाइल शॉप का नाम वो ज़रूर डालें, ताकि फ्यूचर के लिए मैं आपका नंबर सेव कर लूँ और आपको थोड़ा हर टाइम से रिप्लाई मिल पाए। आप सब भाइयों का इतना प्यार मिल रहा है, बहुत कॉल्स और मैसेज आ रहे हैं, तो ऐसे ही मुझे गाइडेंस देते रहे, सुझाव देते रहे। अगर आपको कोई किसी चीज़ के बारे में पूछना है, किसी टूल वगैरह के बारे में, किसी फॉल्ट के बारे में, तो आप मुझे मैसेज करके छोड़ दें। जैसे ही मैं आपका सीन करूँगा आपको कुछ ना कुछ रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। ठीक है, अब हमारी पीपीडी प्रॉपर लग चुकी है, हम डिसोल्ड कर लेते हैं मदरबोर्ड को। और अभी सर्दी का मौसम आ चुका है तो थोड़ा सा केयरफुली जाए शॉप पे भी, जैकेट वगैरह डाल के। और जो मेरे भाई, कुछ मेरे भाई क्या करते हैं, उनको सर्दी में थोड़ा गर्म पानी से वो नहाते हैं, तो रिक्वेस्ट है कि अगर गर्म पानी से नहाओ
तो गर्म पानी से बिल्कुल नहाते ही आप वॉशरूम से बाहर नहाओ। बाहर धुंध होती है और आप अंदर गर्म पानी से नहा के आते हो। तो वैसे बहुत से केसेस आए हुए हैं अभी हॉस्पिटलों में, जो लकवे वगैरह परमानेंट मतलब डिसेबल हो जाते हैं। तो थोड़ा सा इस चीज़ का ध्यान रखें। थोड़ा हम बाहर के मौसम के साथ के हिसाब से अपने शरीर का टेम्परेचर मेंटेन करके रखें। ठीक है, हमारा अपर बॉडी भी प्रॉपर क्लीन हो चुका है। ठीक है, और ये आपको बता दूं, ये बीच में वीडियो ड्रॉप हो गया था, तो मैंने इस पे बेसबैंड डिप्रोम लगा दिए। ठीक है, अब हम दोनों बोर्डों को हम जॉइंट कर लेते हैं। अब थोड़ा और ध्यान रखना है, क्योंकि पहले ये सेपरेट होने में टाइम ले रहा था, थोड़ा ज़्यादा टेम्परेचर लगेगा, लेकिन अब हमने अपनी 50 से रिवोल्व कर दिया 138 से, तो अराउंड 150 के अराउंड ये हमारा बोर्ड जॉइंट हो जाएगा। तो हमने ये चीज़ पे ध्यान रखना है, ओवर हीट नहीं करना है बोर्ड को, इसकी लाइफ कम हो जाती है या कोई और प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी मदरबोर्ड में। ये आईफोन का काम थोड़ा सेंसिटिव होता है, ये एंड्रॉयड नहीं है। ये भी ऐसे उतार के देख लो, ये भी उतार के देख लो, ये भी उतार लो, तो तब तक तो बोर्ड ही हमारा सो जाएगा, बॉडी रिपेयर के लायक नहीं रहेगा। तो थोड़ा केयरफुली हमने आईफोन के बोर्ड पे काम करना है। ठीक है, हमारा मदरबोर्ड जॉइंट हो चुका है। अब हम मदरबोर्ड की बूटिंग चेक कर लेते हैं, इसको कूल डाउन करके। तो जॉइंट के बाद कोई शॉर्टिंग वगैरह या बूटिंग में कोई इश्यू तो नहीं है। यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे एलसीडी नहीं है इसकी, यहाँ पे बॉडी एलसीडी चार्जिंग प्लेक्सिस का कुछ नहीं है, सिर्फ मदरबोर्ड लेके आया था मैं शॉप से। तो अब हम इसके बूटिंग से ही डिसाइड करेंगे, बाकी चीज़ें तो शॉप पे जाके ही चेक हो पाएंगी। वैसे हमने अपनी साइड से बिल्कुल प्रॉपर क्लीन करके हमने सब किया है, तो ऑलमोस्ट सब ओके ही होंगी। ठीक है, हम मदरबोर्ड चेक कर लेते हैं। ठीक है, बूटिंग स्टार्टिंग पॉइंट हमारा ओके है। ठीक है, हमारा फ़ोन भी प्रॉपर पावर ऑन हो चुका है। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है, ऐसे ही बने रहें भार टेक्नोलॉजी के साथ। आपको ऐसी ही वीडियोज़, इससे भी बेटर वीडियोज़ आपको देखने को मिलेगी। थैंक यू फॉर